नमस्ते दोस्तों प्रस्तुत है कैंडिडेट उपन्यास का भाग नंबर 23 और 24। आहा पेंगलोस, पेंगलोस आहा, मार्टिन, मार्टिन आहा, प्रेत में क्यों नहीं गांधे, ये कैसा संसार है। डच जहाज में कैंडिडेट इस प्रकार आही भरने लगा। कोई बहुत ही पगली और निंदनीय वस्तु, मार्टिन ने कहा। तुम इंग्लैंड को जानते हो? क्या वहाँ भी ऐसे पागल हैं जैसे यहाँ फ्रांस में? ये दूसरे प्रकार का पागलपन है। जैसा तुम जानते हो, ये दो देश कनाडा के कुछ एकड़ बर्फीली ज़मीन के पीछे लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में अपना उतना सब खर्च कर रहे हैं जो कि समस्त कनाडा से भी अधिक है। ये ठीक ठीक कहना कि ये शायद एक देश की अपेक्षा दूसरे देश के लिए अधिक योग्य है, मेरी तुच्छ योग्यता की सीमा के परे है। जो मैं जानता हूँ वह यह है, साधारण रूप में, कि वे मनुष्य जिनसे हम मिलने जा रहे हैं झगड़ालू स्वभाव के हैं। पोर्ट्समाउथ तट लोगों की भीड़ से भरा था, जो कि एक बड़े आदमी की ओर उत्सुकता से देख रहे थे, जो कि डेक पर एक लड़ाई के आदमी के सामने घुटने टेके बैठा था। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। उसके सामने 4 सिपाही खड़े थे, जिनमें से प्रत्येक ने क्रोधपूर्ण 3-3 गोलियां बड़े आदमी के सिर में मारी। भीड़ तब संतुष्ट सी होकर तितर बितर हो गई। ये सब क्या था? कैंडिडेट ने कहा। किस शैतान ने संसार पर दक्षता प्राप्त कर ली है? उसने पूछा कि वह बड़ा आदमी कौन था। एक एडमिरल, उसको बताया गया। और यह एडमिरल क्यों मारा गया? क्योंकि उसने स्वयं पर्याप्त आदमी नहीं मारे। वह एक फ्रांसीसी एडमिरल के साथ सहयोग से लड़ा और ये अनुमान है कि वह उससे पास से नहीं लड़ा। तब अवश्य ही फ्रेंच एडमिरल उससे दूर था, जैसे कि वह दूसरे से दूर था। यह इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस देश में कभी कभी दूसरों को उत्साहित करने के लिए एक एडमिरल मारा जाता है। कैंडिडेट इतना दुखित हुआ कि उससे तट पर पैर नहीं रखा गया। उसने डच कप्तान से एक सौदा ये डरते हुए कि वह भी सूरी नाम के डच कप्तान की तरह लूट न ले, सीधे वेनिस जाने के लिए किया। जहाज 2 दिन में जाने के लिए तैयार था। वे फ्रांस के तट के किनारे चले और लिस्बन के निकट से निकले, जिस पर कि कैंडिडेट कांप गया। वे मेडिटेरेनियन की पहाड़ियों से गुजरे और वेनिस पहुंच गए। भगवान की जय हो, कैंडिडेट ने मार्टिन का आलिंगन करते हुए कहा। यहाँ मैं क्यूनिगांधे को फिर देखूंगा। मैं कंकाबों पर उतना ही विश्वास करता हूँ जितना कि अपने पर। प्रत्येक वस्तु अच्छी है, इतनी अच्छी जितनी कि संभव हो सकती है। पैकविटे और फायर गिरोफली। वेनिस में कैंडिडेट ने कंकाबो को हर सराय और काफ़ी हाउस में और सब मनोरंजन प्रदान करने वाली महिलाओं के यहाँ ढूंढा, परंतु उसको नहीं पा सका। ये प्रतिदिन खबर लाने के लिए भेजता था कि कौन सा जहाज आया, तब भी कंकाबो की कोई खबर नहीं। क्या? उसने मार्टिन से कहा। मेरे पास सूरी नाम के बोर्डुएक्स और तब पेरिस, वहाँ से डिप्पी, वहाँ से पोर्ट्समाउथ, मेडिटेरियन के निकट से निकले हुए। तब वेनिस में कुछ मास में रहने का समय था और अभी तक क्यूनिगांधे नहीं पहुंची है। मैंने उसके स्थान पर जो कुछ भी पाया वह थी एक धोखेबाज औरत। क्यूनिगांधे सचमुच मर गई है और अब मुझे सिवाय उसका पीछा करने के और कुछ नहीं करना है। अफसोस, इल्डोराडो के स्वर्ग में ही रहना कितना अच्छा होता, अपेक्षाकृत इस यूरोप में लौटने के। तुम ठीक मार्ग पर हो मेरे प्रिय मार्टिन। इस बदमाश दुनिया में सब कुछ दुख और धोखा है। वह एक भयंकर दुख में खो गया और अपने ओपेरा एला मोड़ा में कोई भाग नहीं लिया और न किसी दूसरे मौसमी त्यौहार में। उसकी और किसी औरत ने तनिक भी ध्यान नहीं दिया। मैं सत्य कहता हूँ, मार्टिन ने कहा, कि बहुत सीधे हो जब ये सोचते हो कि एक मेस्टिजो दास अपनी जेब से 5 या 6 करोड़ रखकर संसार के अंत तक तुम्हारी क्यूनिगांधे की खोज में जाएगा और तुम्हारे पास वेनिस में उसे ले आएगा। अगर वह उसको पा जाएगा तो वह उसको अपने लिए रख लेगा, अगर वह उसको नहीं पाएगा तो वह दूसरी ढूंढ लेगा। मैं तुमको अपने दास कंकाबो और क्यूनिगांधे को भी भूल जाने की राय दूंगा। मार्टिन उसे कोई आराम न दे सका। कैंडिडेट का दुख बढ़ गया, जबकि मार्टिन उसके सामने ये सत्य प्रमाणित करने का प्रयत्न कर रहा था कि संसार में थोड़ा सुख और पवित्रता थी, सिवाय संभवतः इल्डोराडो में, जहाँ कोई भी नहीं जा सकता। एक दिन कैंडिडेट ने पायजा डी सेन मार्को पर एक युवार्थटिन फ्रायर को एक लड़की के साथ देखा। फ्रायर साफ रंग का, मोटा, चमकीली आंखों वाला, तगड़ा, सभ्य व्यवहार वाला, साहसी आत्मा वाला, बर्दाश्त करने वाला पुरुष था। लड़की बहुत सुंदर गा रही थी।
कभी कभी वह प्यार से अपने थिएटिन की ओर देखती थी और उसके गोल गालों में उंगली घुसा देती थी। तुम ये मानोगे, कैंडिडे ने मार्टिन से कहा, कम से कम 2 मनुष्य प्रसन्न हैं प्रत्येक जगह अभी तक, सिवाय इल्डोराडो के। मैं केवल अभागों से ही मिला हूँ, लेकिन इस जोड़े के विषय में मैं शर्त करता हूँ कि ये सबसे प्रसन्न जीव हैं। मैं शर्त करता हूँ कि ये नहीं है। अच्छा, हम लोगों को उनको केवल अपने साथ खाने को कहना है, फिर तुम देखोगे कि मैं गलत हूँ या तुम। कैंडिडे ने उस जोड़े का स्वागत किया और झुककर उनको अपनी सराय में खाने पर आमंत्रित किया, जिसके साथ कीमती शराबें थीं। थिएटन ने निमंत्रण स्वीकार किया। लड़की शर्म से लाल हो गई और वह अनिच्छा से फ्रायर के पीछे बार बार कैंडिडे की ओर विस्मय और हर्ष से देखती हुई गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। सराय में पहुंचने पर फ्रायर खाने से पहले पीने के लिए नीचे रुक गया, तबकि और लोग कैंडिडे के कमरे में गए। यहाँ लड़की ने उससे कहा, मास्टर कैंडिडे, क्या तुम फैकविटी को नहीं पहचानते? कैंडिडे ने अभी तक उसको निकट से नहीं देखा था, क्योंकि उसको सिवाय क्यूनिगांदे के किसी और की चिंता नहीं थी। आहा, मेरी प्यारी बच्ची, अब वह चिल्लाया, क्या ये तुम हो? क्या तुम वही हो जिसने डॉक्टर पेंगलोस को उस अच्छी दशा में पहुंचाया था जिसमें मैंने उसे देखा था? अफसोस, हाँ महाशय, मैं वही हूँ। सचमुच मैं देखती हूँ कि हर बात जानते हो तुम। मुझे उन सब दुर्भाग्यों का पता लग चुका है जो बैरोनेस के पूरे परिवार और क्यूनिगांदे पर बीत चुका है। मैं तुमसे शपथ खाती हूँ कि मेरा भाग्य भी कम दुखी नहीं रहा है। जब तुमने मुझे अंत में देखा था तब मैं एक अच्छी लड़की थी। मैं एक फ्रांसीसी द्वारा व्यभिचारित की गई, जो कि मेरा मालिक था, और परिणाम भयानक हुए। मुझे तुम्हारे बैरन द्वारा निकाले जाने के थोड़े दिन बाद ही घड़ी छोड़ने पर विवश होना पड़ा। अगर एक प्रसिद्ध सर्जन ने मेरे ऊपर दया न की होती तो मैं एक मरी औरत होती। शिष्टता के नाते कुछ दिन तक मैं उसकी दासी बनकर रहने लगी। उसकी पत्नी, जो कि बहुत ईर्ष्या करती थी, निर्दयतापूर्वक मुझे रोज़ मारती थी, और सचमुच मैं सबसे अधिक प्रसन्न थी, जो कि लगातार उस पुरुष के लिए पीटी जाती थी जिसे मैं प्रेम नहीं करती थी। आप जानते हैं महाशय कि किसी चिड़चिड़ी और दोगली औरत का किसी डॉक्टर से विवाहित होना कितना भयानक है। अपनी पत्नी के व्यवहार से क्रुद्ध होकर उसने एक अवसर का, जबकि उसको हल्की ठंड लग गई, लाभ उठाया और उसको ऐसी जहरीली दवा दी कि वह 2 घंटे में भयानक अवस्था में मर गई। उसके रिश्तेदार डॉक्टर के विरुद्ध एक अपराधी की कार्रवाई लाए। वह भाग गया और मैं जेल में बंद कर दी गई। मेरी निर्दोषता मुझे नहीं बचा सकती थी। यदि मैं काफ़ी खूबसूरत न होती, जज ने मुझे इस शर्त पर छोड़ दिया कि डॉक्टर का स्थान वह लेगी, लेकिन जल्दी ही मेरा स्थान एक दूसरे दुश्मन ने ले लिया और मैं बिना एक फार्दिंग दिए निकाल दी गई। मैं उस नीच व्यापार के लिए विवश हो गई जिसको तुम पुरुष बहुत ही आनंददायक समझते हो, लेकिन जो हमारे लिए कुछ नहीं है सिवाय दुख के, एक तले रहित गड्ढे के। मैं अपने पेशे के लिए वेनिस आई। आहा महाशय, क्या तुम जानते हो कि प्रत्येक के साथ व्यवस्था से लेटने पर क्या होता है? जो बूढ़े व्यापारी के साथ मंत्रीगण, मोनक्स, गोंडोलेरो, एबी और उसके क्रोध और बेइज्जतियों के लिए तैयार रहे, और कभी कभी एक पेटीकोट मांगने के लिए झुकना पड़े, केवल इसलिए कि इसको कोई निरुत्साहित मनुष्य उठा ले और जो कुछ भी दूसरे से कमाया जाए वह एक आदमी द्वारा लूटा जाए। न्याय के अधिकारियों को घूस देना और सिवाय डरावनी बूढ़ी उम्र के और कोई लक्ष्य न रखना, एक अस्पताल या पहाड़ी पर मरना, क्या वह सब जानते थे कि तुम इस परिणाम पर पहुंचोगे? मैं सबसे अधिक अभागे प्राणियों में से एक हूँ। मार्टिन ने कहा, मैंने अपनी आधी शर्त जीत ली है, लेकिन मैंने जब तुम्हें देखा था तब तुम खुश और संतुष्ट मालूम पड़ती थी। तुमने इस प्रकार क्यों गाया और थिएटन का इस प्रकार आलिंगन किया? मैंने तुमको उतना ही खुश समझा जितनी, जैसा कि अब मालूम पड़ता है कि तुम सत्य में दुखी हो। आहा महाशय, वह पैसे के दुखों में से एक है। कल मैं एक अधिकारी द्वारा मारी और लूटी गई थी, और आज मुझे एक मोंक को प्रसन्न करने के लिए खुश दिखाई देना पड़ेगा। कैंडिडे ने काफ़ी सुन लिया था। उसने मान लिया कि मार्टिन ने अपनी शर्त जीत ली। कम से कम जहाँ तक एक्विटे संबित थी, वे लोग फ्रायर के साथ खाना खाने गए। भोजन बड़ा आनंददायक था और खाने के अंत में बड़ी खुलकर बातें कर रहे थे। फादर, कैंडिडे ने कहा, आप एक बहुत प्रसन्न मनुष्य जान पड़ते हैं। आपका मुख स्वस्थ और प्रसन्नता के कारण चमकता है। आपका व्यक्तित्व आकर्षण के लिए सुंदर है और आप फ्रायर होने पर बड़े संतुष्ट मालूम पड़ते हैं। सत्य में महाशय, फ्रायर गिरोफली ने कहा, मैं चाहता हूँ कि सब थिएटन समुद्र के धरातल में पहुँच जाएं।
1000 बार मैंने मन में धार्मिक संस्था को आग लगा देने की और तुर्कों में बदल देने की इच्छा हुई। मेरे माता पिता ने 15 वर्ष की उम्र में मुझे यह पेशा स्वीकार करने को विवश किया, जिससे कि वे एक दलित बड़े भाई पर एक और दुख छोड़ सकें, जिसको कि परमात्मा ने अंधकार में छोड़ रखा था। हमारी धार्मिक प्रणाली ईर्ष्या, घृणा और क्रोध से भरी है। मैं कुछ निम्न सीखों का व्याख्यान देकर थोड़ा धन पा जाता हूँ। फ्रायर उसमें से आधा मुझसे लूट लेता है, लेकिन बचा हुआ युवतियों के लिए काम आ जाता है। मैं अपना सर घर की दीवारों पर फोड़ने को तैयार हूँ और दूसरे सब इसी पेशे में मेरी ही तरह की स्थिति में हैं। अच्छा, मार्टिन ने कहा, मैं सोचता हूँ कि मैंने अब शर्त को पूर्णतया जीत लिया है। कैंडिडे ने 2000 पाइस्टेज पेक्विटरी और 1000 फ्रायर को दिए। मेरा उत्तर है, उसने कहा, इस धन से वे लोग सुखी रहेंगे। मैं विश्वास नहीं करता, शायद ये पोएस्ट्रेज उनको और भी दयनीय बना देंगे। लेकिन वह जो कुछ भी हो, मुझे एक बात बड़ा आराम देती है। मैं ये देखता हूँ कि कभी कभी एक आदमी उसको फिर देख पाता है जिसको कि वह फिर कभी न देख पाने की आशा करता है। मैंने अपनी लाल भेड़ और पैकविट को फिर पाया। यह भी हो सकता है कि मैं क्यूनिगांधे को अवश्य फिर पा जाऊँ। सचमुच मेरी इच्छा है कि एक दिन वह तुम्हारे लिए प्रसन्नता ला सकता है, लेकिन मैं इसमें बहुत शक करता हूँ। तुम बहुत रूखे हो, मैंने दुनिया देखी है, लेकिन इन गोंडोलियर्स को देखो, क्या ये हमेशा गाते नहीं रहते हैं? तुम उनको घर पर पत्नी और बच्चों के साथ नहीं देखते। डोग के अपने दुख हैं और इन नाविकों के अपने। ये सत्य है कि मुख्यतः नाविकों का भाग्य डोगों से अधिक अच्छा है, लेकिन अंतर इतना भ्रात्मक है कि ये खोज के योग्य नहीं है। सीनेटर प्योक्यूरानेट के बारे में कुछ बातचीत होती है, जो कि ब्रेंटा के अच्छे घर में रहता है और जो कि विदेशियों से बड़ी सहानुभूति रखता है। उसके बारे में कहा जाता है कि उस मनुष्य ने कभी दुख नहीं जाना। मैं ऐसे असाधारण मनुष्य से मिलकर प्रसन्न होऊंगा। इस पर कैंडिडे ने सीनेटर को एक खबर भेजी, जिसमें कि दूसरे दिन उससे मिलने की आज्ञा मांगी थी।